मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 बिजनेस इकोनॉमिक्स में चैप्टर 5 का सेकंड टॉपिक प्रतिचयन या निदर्शन रीति। तो जैसा आपको पहले बताया था कि जो अनुसंधानकर्ता होते हैं वह अनुसंधान के लिए जो आंकड़े एकत्रित करते हैं उसके लिए वह कौन सी विधि का प्रयोग करें या उनके द्वारा किस रीति का प्रयोग किया जाए। तो उसी क्रम में हमने पढ़ा था कि जो संकलन के लिए जो रीतियां हैं वो दो रीतियां होती है, एक संगणना और दूसरी प्रतिचयन या निदर्शन रीति। तो संगणना रीति के बारे में आपने लास्ट वीडियो में देखा था। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रतिचयन रीति या निदर्शन रीति की। तो इसके अंदर हम उसके अर्थ, गुण और दोषों की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिचयन के अंतर्गत समग्र में, यानी पर जो प्रतिचयन रीति के अर्थ की बात करते हैं। तो प्रतिचयन के अंतर्गत समग्र में ऐसे किसी आधार पर कुछ प्रतिनिधि इकाइयाँ चुन ली जाती हैं और उन चुनी हुई इकाइयों के गहन अध्ययन से निष्कर्ष निकाले जाते हैं। समग्र में से छाटी हुई इकाइयाँ को प्रतिदर्श सैंपल कहते हैं। वास्तव में समग्र में से कुछ इकाइयाँ अर्थात प्रतिदर्श को छाटने की प्रक्रिया को प्रतिचयन कहते हैं। तो जो प्रतिचयन या सैंपलिंग मेथड होता है उसका अर्थ होता है कि अनुसंधानकर्ता द्वारा जो भी समग्र यानी इकाइयों के समूह एकत्रित किए जाते हैं उनमें से अनुसंधान के लिए वो कुछ इकाइयों का चुनाव करता है। यानी हमने अनुसंधान के लिए कई सारे डाटा इकट्ठा किया या बहुत सारा डाटा इकट्ठा किया, या अनुसंधान के लिए हम जो डाटा कलेक्ट करते हैं हम संपूर्ण डाटा कलेक्ट ना कर कर उसमें से उनका प्रतिनिधित्व करने वाली कुछ इकाइयों का चयन कर लेते हैं और उनका विश्लेषण करके, उनका गहन अध्ययन करके हम अपने अनुसंधान के निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक कॉलेज के समस्त 2000 विद्यार्थियों में से 200 विद्यार्थी छांट लिए जाएं तथा उनके स्वास्थ्य का अध्ययन करके उससे निष्कर्षों को समस्त 2000 विद्यार्थियों पर लागू किया जाए तो यह प्रतिचयन अनुसंधान कहलाएगा। यानी एक कॉलेज में मान लीजिए 2000 स्टूडेंट हैं, तो 2000 स्टूडेंट में से हमने केवल 200 लोगों को छाटा और उनके स्वास्थ्य का परीक्षण किया और उन 200 लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण के जो निष्कर्ष आए उनको हमने उन 2000 स्टूडेंट पर लागू कर दिया। तो यह जो अनुसंधान हुआ या यह जो रिसर्च हुई वह प्रतिचयन या निदर्शन रीति द्वारा हुई, सैम्पलिंग मेथड द्वारा होगी। अब हम बात करते हैं इसके गुणों की। तो इसके क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या इसके गुण हैं। तो इसका जो पहला गुण है वह है इसमें समग्र की कुछ छाटी हुई इकाइयों का ही अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसमें धन और समय व श्रम की बचत होती है। यानी जो प्रतिचयन, निदर्शन या सैम्पलिंग मेथड होता है उसके अंदर हमें समय और श्रम यानी कम मेहनत करनी पड़ती है और समय भी हमारा कम लगता है, क्योंकि यहाँ हम संपूर्ण इकाइयों का अध्ययन न करके समग्र में से कुछ छाटी हुई इकाइयों का अध्ययन करते हैं, जिसके कारण जो अनुसंधान करता है उसे कम परिश्रम करना पड़ता है और उसके समय की भी बचत होती है। इसी क्रम में अगला है, इस प्रणाली में विस्तृत जांच करना संभव होता है। तो ये जो प्रणाली है इसमें हम विस्तार से जांच कर सकते हैं, क्योंकि अनुसंधान करता इसमें समग्र में से कुछ आंकड़े लेता है जिससे उसके पास समय अधिक होता है और समय अधिक होने के कारण वह अपने अनुसंधान को विस्तृत रूप से डिटेल में उसकी जांच कर सकता है। अगला है, सामाजिक, आर्थिक व व्यापारिक समस्याओं के अध्ययन के लिए प्रतिचयन प्रणाली ही उपयुक्त होती है। इसके अतिरिक्त यदि समग्र अनंत जैसे नवजात शिशुओं का औसत भार या विशाल जैसे उपभोक्ता की रुचि हो या उससे सभी इकाइयों को परखने से उसका विनाश हो जाए तो प्रतिचयन प्रणाली ही अनुसंधान के लिए उपयुक्त होगी। यानी जो सामाजिक, आर्थिक या व्यापारिक समस्याएं होती हैं उनके लिए ये जो प्रतिचयन या सैम्पलिंग मेथड यूज़फुल होता है, उपयुक्त होता है। अगर जो अनुसंधान का क्षेत्र अनंत है तो ऐसी स्थिति में, या अनुसंधान का क्षेत्र विशाल है और ऐसी स्थिति में जहां हम अनंत चीज़ें हैं, यानी जैसे शिशुओं की जन्म दर है,
तो रोज बच्चे पैदा होते हैं, शिशु जन्म लेते हैं, और इसी तरह से उपभोक्ताओं की रुचि, तो जो रुचियाँ है, जो इंटरेस्ट है कंज्यूमर का वो रोज़ बदलता है। तो ऐसी स्थिति में जब हमारे जो आंकड़े हैं वो अनंत होते हैं, उनमें परिवर्तन होते रहते हैं, या जो विशाल होते हैं, बड़े होते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें प्रतिचयन या सैम्पलिंग मेथड का ही प्रयोग करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ज़्यादा लाभकारी रहेगा। इसी क्रम में अगला है, यह प्रणाली वैज्ञानिक होती है क्योंकि इसमें उपलब्ध समंकों की अन्य प्रतिदर्शों द्वारा जांच की जा सकती है। तो यह प्रणाली पूर्णतः वैज्ञानिक है क्योंकि हम इसमें अन्य समंकों से या अन्य प्रतिदर्शों से इसकी जांच कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रतिचयन रीति के दोषों की। तो प्रतिचयन पर आधारित अनुसंधान के संचालन में अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता होती है क्योंकि किसी भी स्तर पर छोटी सी गलती भी निष्कर्षों को भ्रमात्मक बना सकती है। तो इसमें जो प्रतिचयन रीति पर जो अनुसंधान किए जाते हैं उनके अनुसंधान में या उनके अनुसंधान करते समय जो अनुसंधानकर्ता होता है उसे बहुत सावधानी की आवश्यकता रखनी होती है, यानी बहुत सावधानी पूर्व तरीके से उसको कार्य को करना होता है। यदि इसमें छोटी सी भी गलती हो जाती है तो जो आंकड़े हैं वो हमारे डाउटफुल हो जाएंगे, यानी जो हमारे निष्कर्ष हैं वो डाउटफुल होंगे, भ्रमात्मक होंगे, और जो अनुसंधान का हमारा उद्देश्य है उस उद्देश्य को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगला है, इस रीति का प्रयोग केवल विशेषज्ञ कर सकते हैं। तो जो प्रतिचयन या सैम्पलिंग मेथड होता है इसका यूज़ केवल जो उस कार्य के एक्सपर्ट हैं केवल वही कर सकते हैं, यानी जो उसमें विशेषज्ञ हैं, निपुण है, केवल ऐसे ही व्यक्ति या विशेष योग्यता वाला व्यक्ति ही इस कार्य को कर सकता है। और जो साधारण या सामान्य योग्यता वाले व्यक्ति होते हैं इस तरह के कार्य को करने में सफल नहीं होते हैं, या उनके द्वारा अगर ये कार्य किए जाते हैं तो इनके जो अनुसंधान के परिणाम हैं, इनके जो निष्कर्ष हैं वो सदैव मिथ्या होंगे, गलत होंगे, झूठे होंगे। अगला है, इस रीति से निकाले गए निष्कर्ष उसी दशा में ठीक हो सकते हैं जबकि प्रतिदर्श का चुनाव उपयुक्त रीति से किया गया हो तथा वह समग्र का पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व करता हो। ऐसा प्रतिदर्श चुनना कठिन होता है तथा प्रतिदर्श के प्रतिनिधि न होने पर निष्कर्ष गलत निकलते हैं। तो इसमें ये बताया गया कि जो प्रतिदर्श है वो केवल उसी दशा में ठीक हो सकते हैं, यानी वही उस कंडीशन में ठीक होंगे जब जो सैंपल है, जो प्रतिदर्श है या जो निदर्श है उनका सही ढंग से चुनाव किया गया हो, यानी ऐसे प्रतिदर्श, ऐसे सैंपल चुने जाएं जो पूरे ग्रुप का, पूरे समग्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। तभी हम अपने निष्कर्षों तक पहुंच सकते हैं, अपने परिणामों तक पहुंच सकते हैं। अन्यथा हम अपने जो प्रतिदर्श या जो प्रतिचयन या जो सैंपल इकट्ठे कर रहे हैं अगर वो सही रूप से, सही तरीके से अगर एकत्रित नहीं किए गए हैं तो ऐसी दशा में जो हमें निष्कर्ष प्राप्त होंगे वो पूर्णतः गलत होंगे, या हम ये कहें कि जो निष्कर्ष है वो हमारे उद्देश्यों से भटक जाएंगे। सो स्टूडेंट, आपको ये समग्रों के संकलन की, समंकों के संकलन की जो रीति है दूसरी, प्रतिचयन सैम्पलिंग मेथड, समझ में आया होगा। इससे संबंधित कोई भी डाउट्स या क्वेरीज के लिए आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें और मुझसे सीधे संपर्क भी कर सकते हैं। सो थैंक यू।